एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग यूनिट सेकंड का लास्ट 2 चैप्टर्स यानी 6th एंड 7th चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो 6th चैप्टर का नाम है शीतली और 7th चैप्टर का नाम है भ्रामरी। ये दोनों ही प्राणायाम हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में प्राणायाम क्या है उसको करने की 4 स्टेप्स कौन कौन सी है वो देखा था। पूरक, अंतः कुंभक, रेचक एंड बाह्य कुंभक। आपको ध्यान होगा मैंने एक सर्कल बना के कहा था कि ये तो चारों प्राणायाम की स्टेप्स होगी ही होगी, लेकिन सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा वाला प्राणायाम है। तो उसी सीक्वेंस में हमने एक प्राणायाम देखा था नेम्ड अनुलोम विलोमा और उसके बेनिफिट्स भी देखे थे। अब आज हम लोग जो 2 चैप्टर है उसमें 2 प्राणायाम कवर हुए हैं, लेकिन साथ साथ में आपको आपकी जो गाइड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिया हुआ है नेम पंचकोश। तो हम उसके बारे में भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज ले लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम विथ चैप्टर नंबर 5 शीतली। शीतली इज अ प्राणायाम। ये एक प्राणायाम है जिसमें इन्हेलेशन यानी पूरक होता है माउथ से। इसमें हम नोज से इनहेल नहीं करते हैं, हम इसमें माउथ से इनहेल करेंगे। एंड रेचक मीन्स जो एक्सहेलेशन है वो हमारा नोज से होता है, नॉर्मल जैसा हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें माउथ से करना यानी किस तरीके से उस पर डिटेल में जाते हैं। पहले शीतली, इसका नाम शीतली क्यों है? ये जो प्राणायाम है ये आपके पूरे शरीर को शीतलता प्रोवाइड करता है। शीतलता मीन्स कूलिंग इफेक्ट। So this pranayam provides a cooling effect to your brain and your body. इसीलिए इसका नाम है शीतली प्राणायाम। It's a kind of cooling प्राणायाम। कूलिंग प्राणायाम है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो ये कूलिंग बहुत अच्छे से करता है पूरे शरीर की। तो इस प्राणायाम में आपको क्या करना है? माउथ से इनहेल करना है और नोज से आपको एक्सहेल करना है। सो व्हाट विल बी द स्टेप्स टू डू दिस प्राणायाम? हमारे पास इस प्राणायाम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होगी? सबसे पहले किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है, चाहे आप चेयर पर बैठे, चाहे सोफा पर, चाहे मैट पर, कैसे भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन यानी दोनों पैरों को फोल्ड करके जो हम बैठते हैं उसको वज्रासन कहते हैं। और क्रॉस लेग पोजीशन यानी आलती पलती बना के बैठना उसको सुखासन कहते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी पोजीशन में बैठिए, बस आपकी बैक बोन जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए और गर्दन सीधी होना चाहिए, दैट्स इट। तो उस पोजीशन में बैठकर आपको आपकी टंग को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालकर उसे पाइप शेप बनाना है, यानी यू नीड टू रोल योर टंग। अपनी टंग को रोल करेंगे और रोल करने के बाद में आप फिर माउथ से इनहेल करेंगे धीरे धीरे। जैसे मुंह से आपको सांस अंदर की ओर खींचनी है। आपके पूरे माउथ कैविटी से लेकर यहाँ गले के हिस्से तक पूरा ठंडक आपको फील होती है। इस प्राणायाम का नाम है शीतली, ठीक। इनहेल आपने इस तरह से कर लिया। उसके बाद में कुछ देर आप चाहे तो सांस रोके, कुछ लोग ना सांस बिना रोके ने कुंभक के साथ भी करते हैं। तो फिर धीरे धीरे नोज से सांस छोड़ दी, ठीक है। बस इतनी सिंपल इसकी स्टेप्स होती है और इस तरह से ये जो प्राणायाम है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। ये जो माउथ की पोजीशन है देखिए, इस तरह से आपको पाइप शेप बनाना होती है। आपकी टंग को रोल करना होता है और फिर इनहेल करना होता है। टंग से होते हुए पूरी जब एयर अंदर जाती है माउथ तक के तो पूरा एकदम ठंडक वाली फीलिंग आती है, शीतलता वाली फीलिंग आती है। किसमें? पूरी माउथ कैविटी में। और थ्रोट वाला हिस्सा और पूरा ट्रैकिया का जो शुरुआत वाला हिस्सा होता है ग्लॉटिस गलेट तक, वहां तक के हमें पूरी ठंडक महसूस होती है। तो ये होगा शीतली प्राणायाम, ठीक है। नाम है इसका क्यों शीतली? क्योंकि हमारे शरीर को शीतलता प्रोवाइड करता है। अब हम सबसे पहले इसका ये देख लेते हैं इसके स्वास्थ्य लाभ, इसके बेनिफिट्स क्या है। वेरी फर्स्ट, शीतली प्राणायाम जो है ये आपके मन को शांत करने वाला है। जिन किन्हीं का मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, मन में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, अभी कुछ और थॉट बाद में कुछ और थॉट, तो इस तरह से जब कुछ विचार आते रहे तो ये कौन सा प्राणायाम दूर करेगा? शीतली प्राणायाम इसको दूर करता है। दूसरा स्टेप जो है ये आपके दूसरा बेनिफिट है आपके शरीर और दिमाग को ठंडा करने का काम करता है। जिन्हें गुस्सा बहुत तेज आता है, जल्दी गुस्सा आता है, उन्होंने शीतली प्राणायाम करना चाहिए। देन यदि आपको
हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, या आपके घर में भी कोई ऐसे पेशेंट्स हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें ब्लड प्रेशर का इशू हो, ब्लड प्रेशर बढ़ता हो, तो उनको ये प्राणायाम आप सजेस्ट कर सकते हैं। आप उनको ब्रीदिंग टेक्निक करके भी मेंशन करवा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। देन ये जो है आपके शरीर को शीतलता प्रोवाइड करेगा, इसीलिए यदि फीवरिक कंडीशन है, आपको बहुत तेज फीवर है, तो भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आपने इस प्राणायाम को करना चाहिए, इससे शरीर में जो तापमान है वो भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। इस प्राणायाम का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ये भूख और प्यास के सेंसेशंस को खत्म करता है, कम करता है, ठीक है। खत्म तो एकदम नहीं होते, पर कम जरूर करता है। जैसे आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जब आप कुछ खा पी नहीं सकते, जब आपको खाने की मनाही है या कुछ पीने की मनाही है, दैट मीन्स आप किसी प्रकार के उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो उन फास्टिंग के दौरान जब आपको भूख और प्यास के सेंसेशंस क्रिएट हो, तो आपने क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, कुछ देर 10-12 राउंड ये शीतली प्राणायाम के करके देखिए, आपके भूख और प्यास के जो सेंसेशंस है वो थोड़े कम हो जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह होता है शीतली प्राणायाम के कुछ मेजर बेनिफिट्स। साथ ही मैं आपको ये भी बताएं कि इसके साथ आपको कुछ ध्यान भी रखना है, किन्हें नहीं करवाना, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, सावधानियाँ। जब आपको तेज सर्दी, जुकाम, नज़ला हो तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपका ब्लड प्रेशर कम है तो आपने नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में आपको सांस लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना इनहेल हो रहा है उतना ही करना है, ज़बरदस्ती कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर नहीं इनहेल एक्सेल करना है। दूसरा, यदि ऐसा ब्रीदिंग करने के बाद आपको चक्कर जैसे आ रहे हैं, हल्का सा डिजीनेस हो रहा है, थोड़ा ब्लैकआउट हो गया, कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नॉर्मल किन्हीं किन्हीं के साथ होता है। थोड़ी देर नॉर्मल सांस लीजिए, थोड़ी देर बाद फिर से शुरू करिए। कुछ दिनों में जब आदत हो जाएगी तो आपको इस तरह के चक्कर या ब्लैकआउट होना या डिजीनेस होना नहीं होगा, ठीक है। मेन तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपको कहना चाहिए कि ठंडी का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तब नहीं करना है, और लो ब्लड प्रेशर है तब नहीं करना है, ठीक है। दैट्स इट बाय अबाउट शीतली प्राणायाम। यहाँ पे आपका एक प्राणायाम कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 4 ऑप्शंस दिए और उसमें ऑप्शन में पूछा है कि इनमें से ठंडक करने वाला या कूलिंग प्राणायाम कौन सा है जो ठंडक प्रोवाइड करे, तो आप शीतली पर टिक करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। अब बस इतना ही है आपके एक चैप्टर में, उसके बाद में आपके पास है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक। अब भ्रामरी प्राणायाम ये भी एक प्रकार का प्राणायाम ही है। भ्रामरी का मतलब क्या होता है? भ्रामरी यानी भंवरे के समान जब आवाज निकाली जाए जिस प्राणायाम में, उसको भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी का मतलब भंवरा होता है, भंवरा, ठीक है। भंवरा या भ्रमर, भौरा जिसको कहते हैं। इसमें इस प्राणायाम में क्या करते हैं, भौरे की तरह गुनगुनाहट के साथ में हमें सांस छोड़नी होती है, ठीक है। क्या करेंगे हम इसकी स्टेप में, पूरक यानी इनहेल हम कैसे करेंगे, नॉर्मल नोज से, जैसे हम हमेशा करते हैं। और रेचक यानी एक्सेल आपका कैसे होने वाला है, इसमें भ्रमर गुंजन के समान, मतलब भंवरे के जैसी गुनगुनाहट, भंवरे के जैसा गुंजन यानी जो गुनगुनाहट होती है, जैसे हमिंग साउंड जिसको बोलते हैं, हमिंग साउंड। तो आपको हमिंग साउंड क्रिएट करते हुए सांस छोड़नी है, रेचक यानी सांस छोड़नी है। तो नोज से आपने इनहेल कर लिया और एक्सेल किस तरह किया, हमिंग साउंड के साथ में। अब इसमें आपको एक स्टेप और करनी होती है। आप जब सांस छोड़े या सांस ले तो उस समय पे आपको आपकी इंडेक्स फिंगर से ये कानों को बंद कर लेना चाहिए, या एक विशेष प्रकार की मुद्रा होती है जिसको कहते हैं शरणमुखी मुद्रा। शरणमुखी मुद्रा ये भी इस प्राणायाम के साथ की जाती है। अभी वो शरणमुखी क्या है उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि इस तरीके की मुद्रा के साथ में भी ये प्राणायाम होता है।
ठीक है, देखिए इस तरह, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने जो है अपनी इंडेक्स फिंगर से ईयर फ्लैप्स को ऐसे बंद करके रखा है। देन आपको नोज से नॉर्मल इनहेल करना है और एक्सहेल कैसे करना है, इस तरीके की आवाज के साथ में एक्सहेल करना है कान बंद करके। तो ये प्राणायाम कौन सा हो गया, भ्रामरी प्राणायाम, दैट्स इट। ठीक है, अब इसकी स्टेप्स क्या है, किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। अगेन आपकी बैक शुड बी स्ट्रेट, चिन शुड बी स्ट्रेट एंड नेक शुड बी स्ट्रेट, दैट्स इट। उसके बाद बैठकर आराम से आंखें बंद करिए, आपकी इंडेक्स फिंगर से यूं कानों को बंद कर लीजिए, नोज से सांस लीजिए और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड के साथ में आपको सांस छोड़ देनी है। इस तरह से आप 10-12 राउंड आराम से इस प्राणायाम के कर सकते हैं। तो ये आपकी स्टेप्स हो गई भ्रामरी प्राणायाम की। अब आगे चलते हैं, उसके लाभ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसका स्वास्थ्य लाभ है वो है कि ये आपकी वॉइस को बहुत अच्छी बनाता है। जिन्हें अटक अटक के बोलने की आदत है, उस आदत को ये कम करता है। आवाज़ सुरीली होती है इससे, मतलब मेलोडियस वॉइस हो पाती है। देन आपकी आवाज़ को स्पष्ट बनाता है, आपको जो क्लियर बोलने में ये प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा। जिन्हें भी ब्रेन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन है, यदि आपको एंजाइटी है, यदि आप बार बार बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो ऐसे में ये आपको हेल्प करने वाला है। देन यदि आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया के पेशेंट है आप, तो आपको ये प्राणायाम हेल्प करेगा। ये प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाता है, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ाएगा, ये फोकस बढ़ाता है। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मेमोरी पावर को ये इम्प्रूव करेगा। ठीक है, यानी याद रखने की क्षमता, याददाश्त बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ठीक है, देन ये जो प्राणायाम होगा ये हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी डिप्रेशन को भी ठीक करना एज इन उसको रेगुलेट करने में, उस डिसीज से निपटने में ये आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से भ्रामरी का मेन बेनिफिट जो होता है वो तो आपके नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, देन याददाश्त बढ़ाना, एकाग्रता और इस तरीके के जो है इंसोम्निया, इन सारे डिसीज़ में मेजर बेनिफिशियल होता है। ठीक, देन इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ सावधानियाँ भी है कि आपको कानों को बहुत ज़ोर से बंद नहीं करना है और जो ईयर फ्लैप्स होंगे, ये जो छोटा सा फ्लैप होता है, इस पर्दे को बंद करना है। फिंगर्स को डायरेक्टली ईयर होल्स में नहीं पुट किया जाता, वो इन्फेक्शियस हो सकता है। देन यदि आपके ईयर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या तेज़ दर्द हो रहा है, तब आपको इसे नहीं करना है। इफ़ आपको करंटली बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द हो रहा है और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस प्राणायाम को करने में, यदि अनकंफर्टेबल लग रहा है तो ना करिए, अदरवाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो फिर आप इसको नहीं करें। और आपने किसी भी प्राणायाम और किसी भी आसन को हमेशा एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, ये ज़रूर याद रखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर के तापमान को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है, तो आप शीतली लगाएंगे, शीतली टिक करेंगे। और यदि एकाग्रता यानी आपके मेमोराइजेशन पावर, मेमोरी पावर या कॉन्शियसनेस को लेकर कोई प्राणायाम पूछा जाए, एकाग्रता बढ़ाने वाला प्राणायाम पूछा जाए, तो आप भ्रामरी को टिक करने वाले हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है शरीर का जो सारे ही हमारा ब्रेन है, राइट एंड लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर, उसको बैलेंस करता है ना, हमारे शरीर की सारी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करने, रेगुलेट करने के लिए अनुलोम विलोम इज़ वेरी बेस्ट प्राणायाम। हम इस पर ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, जैसे कि आपको इसी यूनिट में एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया है नेम्ड पंचकोश। तो पंचकोश के बारे में भी हम थोड़ा सा जो है अभी जान लेते हैं। देखिए, पंचकोश वर्ड जो है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, पंच प्लस कोश। ठीक है, पंच मीन्स होता है 5 एंड कोश मीन्स होता है शेल।
ठीक है। शेल, शेल बोल लीजिए या आप इसको कवर, कवर बोल सकते हैं, ठीक है, कवर, ठीक, ये ठीक है। 5 टाइप के कवर से हमारा शरीर बना हुआ है, ऐसा योगिक ट्रेडिशन कहता है। योगा की जो फिलॉसफी है, योग का जो दर्शन है, वो क्या मानता है कि आपका शरीर 5 लेयर से मिलकर बना है। कवर या लेयर भी बोल सकता है, इट्स अ गुड वर्ड फॉर कोशा, ठीक है। तो सबसे अंदर होती है आपकी रियल सेल्फ, ये आपकी रियल सेल्फ है, एनर्जी। रियल सेल्फ मीन्स क्या? एनर्जी। हम सभी किससे मिलके बना है? इतनी बड़ी यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक छोटा सा एनर्जी जो है हमारे अंदर भी है। ये वही एनर्जी है जिससे आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, आप काम करते हैं। जब ये एनर्जी शरीर के अंदर की खत्म हो जाती है तो यू आर ऑल डेड, मतलब अब हम जो है एक्टिव नहीं है, अब हम इनएक्टिव हो चुके हैं। तो ये वो एनर्जी ही है जो आपको जीवित रखती है, जो आपको लाइव रखती है, जो आपको जिंदा रखती है, ठीक। यदि ये रियल सेल्फ खत्म हो गई, ये जो एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी, ये खत्म हो गई, तो आप केवल एक शरीर है, यू आर जस्ट अ बॉडी, ठीक है। अब ये जो है, इसी को आप सेल्फ एनर्जी बोल सकते हैं, इसी को आत्मा बोलते हैं, इसी को सोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रियल सेल्फ। ये कहा जाता है कि इसके 5 कवर है। एक कवर, दूसरा कवर, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कवर इसके माने जाते हैं। बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हुए इन 5 के अलग अलग नाम हैं। पहला, अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और लास्ट आनंदमय कोश। ठीक है, ये 5 कोश होते हैं और ये अंदर आपकी रियल सेल्फ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन से कोश में क्या है। अन्नमय कोश मतलब ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी मतलब समझते हैं आप क्या होता है? ग्रॉस बॉडी यानी आपके भोजन और जल यानी फूड एंड वाटर से जो पूरा शरीर आपका बढ़ता है ना, उसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। यानी हमारा स्थूल शरीर, जो जिसको हम हमारा शरीर बोलते हैं, बोन आ गई, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो भी पेशियाँ चाहिए है, ब्लड वेसल्स चाहिए, वो आ गई, मसल्स आ गई, स्किन आ गई, सब कुछ, ये सब किस में आ गया? हमारी ग्रॉस बॉडी में। तो ये जो अन्नमय कोश है, ये क्या कहलाता है? ग्रॉस बॉडी फिजिकल लेयर, ठीक है। ये आपको आंखों से दिखाई देगी, ठीक, ये आपको आंखों से दिखाई देती है, ये फिजिकल लेयर हो गई। ये यदि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, यदि आप इस लेयर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? गुड फूड यानी बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छा स्वच्छ और प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर इनटेक करिए, न्यूट्रिशनस फूड खाइए, अपने स्किन का पूरा तरह अच्छे से ध्यान रखिए। इसके अलावा डेली कुछ देर के लिए एक्सरसाइज करिए। तो यानी आसनों से, आसन और एक्सरसाइज से जिस कोश को बेनिफिट होगा वो कौन सा है? अन्नमय कोश है, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि हमारे 5 कोशों में ऐसा कौन सा कोश है जो आसन से प्रभावित होता है या जिसको आसन करने से फायदा मिलता है, तो वो अन्नमय कोश को होता है, ठीक है। दूसरा था प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब ये वो एरिया है, वो लेयर है जिसमें आपकी प्राण एनर्जी रहती है। प्राण एनर्जी मतलब क्या होती है? जो आपके शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा लगती है, वाइटल एनर्जी। उस वाइटल एनर्जी के फ्लो का भी एक सिस्टम होता है जो हमारे इस शरीर के, यानी ये जो हमारा शरीर हमको दिखता है, उस शरीर के अंदर की लेयर है। ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी कभी भी दिखाई नहीं देती, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राणमय कोश जो है, इसको आप किससे इम्प्रूव कर सकते हैं? प्राणायाम करने से। हमने कहा था प्राणायाम करने से क्या होता है? हमारी जो प्राण की शक्ति है वो रेगुलेट होती है,
तो यहाँ प्राणमय कोश के अंदर जो आपको बेनिफिट देगा वो होगा प्राणायाम। तो प्राणायाम किस पर बेनिफिट देता है, कौन से कोश पर प्रभाव डालता है, प्राणमय कोश पर, मनोमय कोश। अब होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आपका मन रहता है, ये वो लेयर है जो मन से रिलेटेड है। लेकिन अगेन अब इस लेयर को आपने देखा नहीं है, क्योंकि मन नाम का ऑर्गन कोई नहीं होता। ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लेकिन मन जो है वो कोई ऑर्गन नहीं है। मन जो है आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का स्थूल या नॉट स्थूल, एक्चुअली सूक्ष्म, सटल एक चीज है। एक प्रकार से कहना चाहिए कि ये मेटाफिजिकल थिंग है। एक फिजिकल चीज होती है भौतिक, और एक होती है पराभौतिक, यानी जो हमें दिखाई दे उससे परे है लेकिन हम देख नहीं सकते। मन, ऑब्वियसली आप सब मान सकते हैं इस बात को कि मन होता है, लेकिन मन नाम का कोई ऑर्गन बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली नहीं होता है। तो मन जिस लेयर में रहे वो मनमय कोश होता है, और ये जो है मनोमय कोश आपका दृढ़ हो पाता है जब आप लगातार ध्यान करें, प्राणायाम करें उससे। अब विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब वो लेयर जहाँ पे आपकी बुद्धि रहती है, ठीक है, जहाँ पे आपकी बुद्धि रहती है। अब देखिए अगेन, बुद्धि जो है ये भी आपने देखी नहीं है, होती सभी के पास है, नो डाउट। किसी के पास थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी के पास थोड़ी कम होगी, किसी के पास किसी एक स्पेसिफिक विषय में अच्छी होगी तो एक स्पेसिफिक विषय में कम होगी, और हो सकता है दूसरे व्यक्ति का जो सब्जेक्ट है उसमें बुद्धि अलग है और प्रैक्टिकल चीज़ों में बुद्धि अलग है। तो हर किसी के अकॉर्डिंग बुद्धि का एरिया, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में बुद्धि ज़्यादा है वो, और क्वांटिटी दोनों अलग अलग हो सकती है, लेकिन बुद्धि होती सभी के पास है। इवन जो एनिमल्स होते हैं, चौपाई जंतु होते हैं, उनमें भी बुद्धि होती है उनके लेवल की, जो उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बुद्धि जिस लेयर में रहती है उसको विज्ञानमय कोश बोलते हैं। बुद्धि मतलब क्या, सही गलत का निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उसको बुद्धि कहा जाता है, और इसीलिए इसको विज्ञानमय कोश में रखा गया है। विज्ञान यानी साइंस, ठीक है। तो ये जो पूरा लेयर है इसमें आपकी बुद्धि रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें आपका मन और इसमें रहेगी आपकी बुद्धि। जब आपको इस विज्ञानमय कोश को स्ट्रॉन्ग करना हो, आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि तेज हो, तो उसके लिए आपने करना चाहिए ध्यान का अभ्यास, ठीक है, मेडिटेशन। अब आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब ये जो है ये आपका सबसे लास्ट वाला लेयर है, यानी आपकी रियल सेल्फ के सबसे करीब। जब आप अपनी रियल सेल्फ के सबसे करीब होते हैं तब आपको ऐसी खुशी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। ऐसी खुशी या ऐसी प्रसन्नता, ऐसी हैप्पीनेस जो कभी भी खत्म ना हो, उसको आनंद कहते हैं। तो जब उस स्टेज की प्राप्ति हो जाए तो ये आनंदमय कोश होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी रियल हैप्पीनेस रहती है, ब्लिस वाली फीलिंग रहती है, उस लेयर को कहते हैं आनंदमय कोश। ये सबसे इंटरनल लेयर होती है, और इस लेयर तक के पहुँचना बहुत ही कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उतना ही हार्ड है। तो आपको पहले इन 5 लेयर्स को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस वाले लेयर पे वर्क कर पाएंगे। इस तरह से आपको पंचकोशास जो है वो लेयर बाय लेयर दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। तो बुद्धि के साथ यहाँ पे एक विवेक वर्ड भी आपको आ सकता है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आनंद, प्रसन्नता, खुशी या मोक्ष। मोक्ष यानी जब अब कुछ छूटने की चिंता नहीं है, कितना ही अच्छा होगी वो चीज़, जब आपको किसी चीज़ के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं, दैट मीन्स अब कोई टेंशन नहीं, उसको कहते हैं आनंद की स्थिति मिलना, ठीक है। तो इस तरह आपको पंचकोशास जो है वो दिए हुए हैं। दैट्स इट, यहाँ पर आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक दिया था पंचकोश का वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इन्हीं टॉपिक के अराउंड होगा। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट